सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी मलबे का ढेर। कामिनी के ब्याह को अभी 1 साल भी न हुआ था कि उसका पति दिल के आरिज़े की वजह से मर गया और अपनी सारी जायदाद उसके लिए छोड़ गया। कामिनी को बहुत सदमा पहुंचा, इसलिए कि वो जवानी ही में बेवा हो गई थी। उसकी माँ अरसा हुआ उसके बाप को दाग-ए-मुफारिकत दे गई थी। अगर वो जिंदा होती तो कामिनी उसके पास जाकर खूब रोती ताकि उसे दिलासा मिले, लेकिन उसे मजबूरन अपने बाप के पास जाना पड़ा, जो काठियावाड़ में बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था। जब वो अपने पुराने घर में दाखिल हुई तो सेठ घनश्याम दास बाहर बरामदे में टहल रहे थे। गालिबन अपने कारोबार के मुतल्लिक सोच रहे थे। जब कामिनी उनके पास आई तो वो हैरान से होकर रह गए। कामिनी कामिनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने पिता से लिपट गई और ज़ारों कतार रोने लगी। सेठ घनश्याम दास ने उसको पुचकारा और पूछा, क्या बात है? कामिनी ने कोई जवाब न दिया और रोती रही। सेठ जी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज के मुतल्लिक सोचा कि शायद मेरी बेटी के पति ने इससे कोई ज्यादती की है, जिसके बायस उसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। चुनाचे उन्होंने उससे पूछा, क्यों बेटी, क्या रणछोड़ ने कोई ऐसी वैसी बात की है? इस पर कामिनी और भी ज्यादा रोने लगी। सेठ घनश्याम दास ने बहुत पूछा मगर कामिनी ने कोई जवाब न दिया। आखिर तंग आ गए और झुंझला कर कहा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुमने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया है। बोलो क्या बात है? कामिनी ने अपनी आंसू भरी आंखों से अपने बाप की तरफ देखा और कहा, उनका देहांत हो गया है। सेठ घनश्याम ने अपनी धोती का लौंग दुरुस्त किया और पूछा, किसका? कामिनी ने साड़ी के पल्लू से आंसू खुश्क किए। वही जिनसे आपने मेरा ब्याह किया था। सेठ घनश्याम सकते में आ गए। कब? परसों। तुमने मुझे इत्तिला भी न दी। कामिनी ने कहा, मैंने आपको तार दिया था। क्या मिला नहीं आपको? उसके बाप ने थोड़ी देर सोचा, कल तार तो काफी आए थे, मगर मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि उन्हें देख सकूं। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। हो सकता है इन तारों में तुम्हारा तार भी हो। कामिनी 2 दिन अपने बाप के पास रही। इसके बाद वापसी बंबई चली आई और अपने शौहर की जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवाने में मशगूल हो गई। रणछोड़ का सिर्फ एक भाई था, मगर उसका जायदाद पर कोई हक नहीं था, इसलिए कि वो अपना हिस्सा वसूल कर चुका था। कामिनी जब इस काम से फारिग हो गई तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। काठियावाड़ गुजरात में 10 मकान, अहमदाबाद में 5, बंबई में 7। उनका किराया हर माह उसे मिल जाता, जो 5,000 के करीब होता। ये सब रुपए वो अपने मुनीम के जरिए से वसूल करती और बैंक में जमा करा देती। 1 बरस के अंदर उसके पास 1 लाख रुपया जमा हो गए, इसलिए कि उसके शौहर ने भी तो काफी जायदाद छोड़ी थी। वो अब बड़ी मालदार औरत थी। दौलत के नशे ने उसके सारे गम दूर कर दिए थे, लेकिन उसको किसी साथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस होती थी। रात को अक्सर उसे नींद न आती। घर में 4 नौकर थे जो उसकी खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहते। हर किस्म की आसाइश मयस्सर थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खला महसूस करती थी। जैसे मोटर का टायर तो है साबित ओ सालिम, मगर उसमें हवा कम है, पिचक पिचक जाता है। एक रोज वो बड़ी अफसुर्दा हालत में बाहर बरामदे में लटके हुए पंघोड़े पर बैठी थी कि उसका मुनीम आया। कामिनी उसे सिर्फ मुनीम जी कहती थी। वो आम मुनीमों जैसा बुढ़ा और झड़ोस नहीं था। उसकी उम्र यही 30 बरस के करीब होगी। साफ सुथरा, धोती बड़े सलीके से बांधता था।
खुश शक्ल और तंदुरुस्त वो जवान था। पहली मर्तबा कामिनी ने उसे गौर से देखा और झूला झूलते हुए उसके प्रणाम का जवाब दिया और उससे पूछा, क्यों मुनीम जी, आप कैसे आए? मुनीम ने अपना बस्ता जो उसकी बगल में था निकाला। खोलने ही वाला था कि कामिनी ने उससे कहा, रहने दीजिए हिसाब किताब, चलिए चाय पिएं। दोनों अंदर चले गए। चाय तैयार थी। गुजराती अंदाज की मुनीम कुछ झेंपा, इसलिए कि वो उसका मुलाजिम था और 200 रुपये माहवार लेता था। मगर कामिनी ने इसरार किया कि उसके सामने कुर्सी पर बैठे। चाय के साथ नमकीन बिस्कुट, खारी सींग, नमक लगी मूंगफली और दाल मोंठ और कुछ इसी किस्म की 3-4 चीजें और थीं। कामिनी गौर से मुनीम को देख रही थी, जो पहली मर्तबा इस नवाजिश से दो चार हुआ था। कामिनी ने चाय का एक घूंट पीकर उससे पूछा, मुनीम जी, आपका नाम क्या है? नौजवान मुनीम के हाथ से बिस्कुट गिरकर चाय की प्याली में डुबकियां लगाने लगा। जी, मेरा मेरा नाम रणछोड़ दास है। कामिनी के हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची, रणछोड़ दास? जी हाँ, ये तो मेरे स्वर्गवासी पति का नाम है। मुनीम ने कहा, मुझे मालूम है, अगर आप कहें तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। कामिनी ने एक बार फिर मुनीम को गौर से देखा। नहीं नहीं, ये नाम मुझे पसंद है। चाय का सिलसिला खत्म हुआ तो मुनीम ने अपनी आमद का मकसद बयान किया। एक बिल्डिंग 5 मंजिला बनाने का ठेका उन्हें मिल सकता था। उसने कामिनी से कहा कि इस सौदे में कम से कम 50,000 रुपये, बल्कि इससे ज्यादा बच जाएंगे। कामिनी के पास काफी दौलत मौजूद थी। उसको किसी किस्म का लालच नहीं था। लेकिन मुनीम के मशवरे को वो न टाल सकी। उसने कहा, हाँ मुनीम जी, मैं ये ठेका लेने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि आप चाहते हैं। मुनीम की बाछें खुल गईं। बाई जी, ठेका किया है, बस सोना ही सोना है, सोना हो या लोहा। आपको रुपया कितना चाहिए? 10,000। कुल 10,000? जी नहीं, ये तो फोकट में जाएगा। मेरा मतलब है कि रिश्वत में। जब ठेका मिल जाएगा तो हम उसे किसी और के हवाले कर देंगे और अपने पैसे खरे कर लेंगे। कामिनी की समझ में ये बात न आई। ठेका मिल जाएगा तो आप उसे किसी दूसरे आदमी के हवाले क्यों करेंगे? मुनीम हंसा। बाई जी, ये दुनिया इसी तरह चलती है। हम मेहनत क्यों करें? 10,000 देंगे। ये क्या कम है? और साला, जिसको हम देंगे हजारों कमाएगा। कामिनी के दिमाग में रुपए पैसे नहीं थे। वो बार बार मुनीम को देख रही थी। मुनीम को भी इसका इल्म था कि वो उसकी जात में दिलचस्पी ले रही है। थोड़ी देर ठेके के बारे में गुफ्तगू होती रही, लेकिन बिल्कुल ठस और बेकैफ। अचानक मुनीम ने कामिनी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे कमरे में ले गया। मुनीम और कामिनी देर तक उस कमरे में रहे। मुनीम अपनी धोती का लौंग ठीक करते हुए बाहर निकला। बीड़ी सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। इतने में जरदरू कामिनी आई और उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुनीम ने उससे कहा, बाई जी, तो वो 10,000 का चेक लिख दीजिए। कामिनी उठी। अपनी साड़ी के पल्लू में उड़से हुए चाबियों के छल्ले को निकाला और अलमारी खोलकर चेकबुक निकाली और 10,000 रुपये का चेक काट कर मुनीम को दे दिया। मुनीम ने ये चेक अपनी वास्कट में रखा और कामिनी से कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ, कल काम हो जाएगा। दूसरे रोज काम हो गया। ठेका मिल गया। अब उसको ठिकाने लगाने का काम बाकी रह गया था। मुनीम कामिनी बाई के पास आया। दोनों कुछ देर दूसरे कमरे में रहे। इस दौरान में सब बातें हो गईं। अब ये मरहला बाकी रह गया कि ठेका किसके नाम फरोख्त किया जाए। कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए कि जो एक मुश्त रुपया अदा कर दे। मुनीम होशियार आदमी था। उसने काफी दौड़ धूप की। आखिर एक पार्टी ढूंढ निकाली
जिसने 2 लाख रुपया एक मुश्त अदा कर दिया और बिल्डिंग का काम शुरू हो गया। मुनीम ने जब 2 लाख रुपए कामिनी को दिए तो उसे कोई खास खुशी न हुई। अलबत्ता वो उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गई, जहां वो देर तक जोर-ए-तामीर बिल्डिंग के मुतल्लिक गुफ्तगू करते रहे। बिल्डिंग का काम दिन रात जारी था। 500 मजदूर काम कर रहे थे। 5 मंजिला इमारत बन रही थी। उधर कामिनी और उसका मुनीम दूसरे कमरे में कई मंजिलें तय कर चुके थे। मुनीम बहुत खुश था कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया। 2 लाख रुपए बगैर किसी मेहनत के वसूल हो गए। लेकिन जिस पार्टी ने ये ठेका खरीदा था, उसको अपनी दानिस्त के मुताबिक कसारा ही कसारा नजर आ रहा था। मतलब ये है कि उसे ज्यादा मुनाफे की उम्मीद नहीं थी। 1 महीना गुजर गया। बिल्डिंग 5 मंजिल तक पहुंच गई। 500 मजदूर दिन रात इमारत साजी में मसरूफ थे। रात को गैस के लैंप रोशन किए जाते। सीमेंट और बजरी को मिलाकर मशीन चलती रहती। मजदूरों में मर्दों के अलावा औरतें भी थीं, जो मर्दों के मुकाबले में बड़ी तंदही से काम करती थीं। अपने शीरक्वार बच्चों को, जो नीचे जमीन पर पड़े हुए, दूध भी पिलाती और सीमेंट बजरी उठाकर 5वें मंजिल तक पहुंचाती। कामिनी के दूसरे कमरे में एक दिन ये तय हुआ कि वो शादी कर लें। दूसरे दिन सुबह अखबार में मुनीम ने पढ़ा कि वो बिल्डिंग जो तामीर हो रही थी, नाकिस मसाला इस्तेमाल करने के बायस अचानक गिर गई। 50 मजदूर नीचे दब गए। उनकी लाशें निकालने की कोशिश की जा रही है। मुनीम कामिनी के साथ चिमटा हुआ था। जब कामिनी ने ये खबर सुनी तो उसने मुनीम को धक्का देकर एक तरफ कर दिया, जैसे वो मलबे का ढेर है।